बात करते हैं तंत्र विद्या की, जो सुनने में तो एक छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन इसके भीतर कितने गहरे रहस्य छिपे हैं, इसका एक आम इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता। काला जादू, टोना टोटका, यह सब तंत्र विद्या का हिस्सा है। परंतु तंत्र विद्या अपने आप में इतना गहरा समुद्र है जिसकी गहराई कभी कोई नाप नहीं सकता। इसकी गहराई इतनी खतरनाक है कि जिसने इसके संदर्भ में पूर्ण रूप से, या यूं कहें इसका कुछ अंश मात्र भी जान लिया हो, तो इंसान कभी संभव न होने वाली चीज, या जिस चीज की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, उसे भी इसके माध्यम से संभव किया जा सकता है। लेकिन सुनने में यह जितना सरल दिखता है, इसकी गहराई को समझना उतना ही विचित्र है। मीनाक्षी एक 23 वर्षीय लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसके लंबे काले घने बाल ऐसे थे कि जो भी उसे एक बार देख ले उसकी खूबसूरती का कायल हो जाए, लेकिन जब कोई उसका पूर्ण रूप देख ले तो उसे दुत्कार दे। भगवान ने मीनाक्षी को इतना सुंदर रूप तो दिया था, लेकिन शरीर से वह विकलांग थी। बचपन में हुए एक एक्सीडेंट ने उसे शरीर से अपाहिज बना दिया। वह बचपन में अपनी उम्र के बच्चों को खेलते, भागते, दौड़ते देखती तो उसका मन अंदर ही अंदर चोट खाता। उसकी जिंदगी अब उसकी व्हील चेयर पर सिमट कर रह चुकी थी। वह सबको दौड़ते देखती तो अपनी व्हील चेयर को घर की ओर मोड़कर आंगन में पहुंचते ही अपना चेहरा छिपाकर आंसुओं से अपना दर्द बयान करने लगती। अंदर ही अंदर वह इतनी ज्यादा घुटती कि अब तो किसी से बात करना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। मीनाक्षी की एक छोटी बहन विशाखा भी थी, जो उसे एक छोटी बहन नहीं बल्कि एक बड़ी बहन की तरह प्यार करती थी। विशाखा मीनाक्षी को उदास देखती तो हमेशा उसकी उदासी दूर करने के नए नए तरीके खोजती। एक दिन विशाखा ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, दीदी कहाँ हैं? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। माँ ने जवाब दिया, बेटा, मीनाक्षी अपने रूम में है। फिर से उसने आज खाना नहीं खाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह खुद को कमरे में बंद किए हुए है, किसी को अंदर नहीं आने दे रही। कुछ खाया भी नहीं उसने। विशाखा ने कहा, अब चिंता मत करो मम्मा, मैं दीदी को खाना खिला दूंगी, आप मुझे खाना दे दो। कहने को विशाखा की उम्र कम थी, लेकिन इतनी कम उम्र में भी वह बहुत समझदार हो चुकी थी। अपनी बहन की उदासी वह एक पल भी देख नहीं पाती थी। मीनाक्षी अक्सर उदास होकर बिना खाए पिए खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती थी, तो विशाखा ही उसे बहला फुसलाकर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। शायद बचपन से ही विशाखा ने खुद से ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखा और खुद से बढ़कर ही उसे प्यार किया। समय बीता और दोनों बहनें जवान हुईं, लेकिन दोनों की जिंदगी बहुत अलग थी। इसका असर अब मीनाक्षी के दिमाग पर होने लगा। धीरे धीरे अपनी बहन की चिंता और प्यार उसे कांटे की तरह चुभने लगा। एक दिन विशाखा ने कहा, अरे दीदी, आप दाई माँ के कमरे में क्या कर रही हो? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। पहले आंगन में ढूंढा, फिर आपके कमरे में, और देखो आप मिली भी तो कहां पर मिली। मीनाक्षी ने गुस्से से जवाब दिया, क्यों? मैं अपने कमरे, आंगन के अलावा कहीं नहीं जा सकती हूं? क्या कोई पाबंदी है मुझ पर? विशाखा ने कहा, अरे नहीं दीदी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये देखिए मेरा रिजल्ट। आपकी छोटी बहन ने कॉलेज में टॉप किया है। मीनाक्षी ने ठंडे लहजे में कहा, अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी थकान सी हो रही है मुझे, अपने रूम में जाना है। विशाखा ने कहा, अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको आपके रूम में छोड़ आती हूं। मीनाक्षी ने तल्खी से कहा, क्यों छोड़ोगी तुम मुझे मेरे रूम तक? पैरों से अपाहिज हूं, लेकिन हाथ काम करते हैं मेरे। खुद अपनी व्हील चेयर चलाकर अपने रूम तक जा सकती हूं। विशाखा ने सफाई दी, नहीं दीदी, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। मीनाक्षी ने विशाखा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और हाथों से व्हील चेयर के पहिए घुमाकर गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजे को गुस्से में पटक कर बंद कर दिया। वह कमरे में लगे ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई और खुद को आईने में देखते हुए रोने लगी। उसने सोचा, यह सब दिखाकर आखिर क्या जताना चाह रही है वह, कि मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाई। मैं भी आज अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर रही होती। अगर उस एक्सीडेंट में अपाहिज न हुई होती तो मैं भी वो जिंदगी जी रही होती जो आज विशाखा जी रही है। लेकिन मैं ये जिंदगी अब और नहीं जी सकती। या तो अब मैं इस जिंदगी को खत्म करूंगी, या किसी भी तरह वो सब कुछ हासिल करूंगी जो उसके पास है, चाहे उसके लिए अब मुझे कुछ भी करना पड़े। मीनाक्षी ने गुस्से में आईने में देखा और ड्रेसिंग टेबल पर रखे सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगी। गुस्से में वह अक्सर खुद पर काबू खो बैठती थी और विशाखा को ही उसे शांत कराना पड़ता था।
सामान की टूटने की आवाज सुनकर विशाखा दौड़ती हुई मीनाक्षी के कमरे में आई और उसे शांत करने के लिए अपने सीने से लगा लिया। उसने पूछा, सब ठीक है ना दीदी, क्या हो गया? मीनाक्षी ने कहा, कुछ नहीं हुआ, छोड़ो मुझे, छोटी बच्ची नहीं हूं मैं, जाओ यहां से और मुझसे बिना पूछे दोबारा मेरे कमरे में मत आना। विशाखा ने कहा, लेकिन दीदी मैं तो। मीनाक्षी ने फिर कहा, जाओ यहां से, मुझे कुछ समय अकेले रहना है। विशाखा ने कहा, अब ठीक है दीदी। विशाखा मीनाक्षी के कमरे से बाहर निकली और दरवाजे को हल्का बंद कर दिया। वहां से जाते ही मीनाक्षी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट छा गई। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें टूटे हुए 2-3 बाल थे। जब विशाखा ने उसे गले से लगाया था तब उसी मौके का फायदा उठाकर मीनाक्षी ने उसके कुर्ते पर गिरे कुछ टूटे हुए बाल ले लिए थे। उसने सोचा, मुझे जो चाहिए था आखिरकार मिल ही गया, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मीनाक्षी, अब तुझे ज्यादा समय तक ये अपाहिज की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, नहीं जीनी पड़ेगी ये जिंदगी। कुछ देर बाद सबने खाना खाया। 1 घंटे बाद मीनाक्षी की माँ उसके कमरे में उसे दवाई देने के लिए आई। उसने कहा, आज विशाखा से गुस्सा हो गई तू, इसीलिए आज मैं तुझे दवाई खिलाने आई हूं। क्यों छोटी बहन पर गुस्सा करती है? ये ले दवाई ले और आराम से सो जा। उसकी माँ ने उसे दवाई दी और वहां से चली गई। लेकिन मीनाक्षी ने दवा नहीं खाई। उसने दवाई को मुंह से निकाला और जमीन पर फेंक दिया। रात के लगभग 1:30 बजे का समय था। घर में सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे। मीनाक्षी के बिस्तर के बगल में उसकी व्हीलचेयर रखी थी। उसने जैसे तैसे अपने हाथों का सहारा लिया और व्हीलचेयर पर बैठने लगी। बड़ी जद्दोजहद करके वह अपनी व्हीलचेयर पर बैठ पाई और अपनी अलमारी की तरफ गई। उसने अलमारी खोली तो कपड़ों के नीचे एक किताब रखी थी। उसने उस किताब को निकाला और व्हीलचेयर घुमाकर अपने बिस्तर की तरफ आ गई। उसने कहा, बस कुछ रातें हैं तुम्हारे पास विशाखा, उसके बाद मैं सब खत्म कर दूंगी। उसने उस किताब का एक पन्ना खोला और विशाखा के सिर से जो बाल निकाले थे उन्हें किताब के एक पन्ने के बीच रख दिया। अगले दिन विशाखा कॉलेज से घर आई तो मीनाक्षी बड़ी खुश होकर हॉल में टीवी देख रही थी। विशाखा ने कहा, अरे वाह दीदी, आज तो आप बहुत ही खुश लग रही हो। मीनाक्षी ने जवाब दिया, तो क्या ना रहूं मैं खुश? खुश रहने का अधिकार क्या सिर्फ तुम्हें है? विशाखा ने कहा, आप हमेशा मेरी बातों को गलत क्यों समझती हो दीदी? मैं भला क्यों चाहूंगी कि आप खुश ना रहो? विशाखा को आज मीनाक्षी की बात का बुरा लग गया तो वह वहां से जाने लगी। लेकिन मीनाक्षी ने जानबूझकर अपनी व्हीलचेयर आगे कर दी। विशाखा उसकी व्हीलचेयर से टकराकर गिर गई और उसका सिर वहां पर रखी टेबल से जा लगा। उसके माथे पर हल्की चोट लगी और माथे से खून निकलने लगा। मीनाक्षी ने कहा, अरे आई एम सो सॉरी विशाखा, मुझे नहीं पता था कि तुम गिर जाओगी। तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? विशाखा ने जवाब दिया, नहीं दीदी, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं लगी, हल्की सी चोट है। आप बैठो, मैं अपने माथे पर बैंडेज लगाकर आती हूं। विशाखा अपने माथे पर बैंडेज लगाने अंदर चली गई। इसी बीच मौका पाकर मीनाक्षी ने टेबल पर लगे उसके खून को अपने रुमाल से साफ कर दिया और सीधे अपने कमरे की ओर चली गई। उसने विशाखा के खून से सने उस रुमाल को अपने ड्रॉर में रख दिया और रात होने का इंतजार करने लगी। रात को सबने खाना खाया। विशाखा उसे उसके कमरे में छोड़कर गई। मीनाक्षी आज बार बार घड़ी की तरफ ही देख रही थी। घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे उसने अपनी अलमारी खोली और फिर से वही किताब निकाली। उसने अपने ड्रॉर से विशाखा के खून से भरा रुमाल निकालकर उसे किताब के साथ अपनी रूम की ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। पूरे कमरे में अंधेरा था। विशाखा ने अपनी ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर खोला और उसके अंदर से एक कैंडल और माचिस निकाली। उसने कैंडल को जलाया तो सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में उसका चेहरा अंधेरे में चमकने लगा। उसने वह किताब खोली और मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। उसने विशाखा के खून से सने रुमाल को निकाला और उस पर अपने सिर के कुछ बाल काट कर रख दिए। अब उसने एक साफ कपड़ा लिया और उसके अंदर वे बाल रख दिए जो उसने विशाखा के सिर से लिए थे। उसने अपनी उंगली पर ब्लेड से एक कट लगाया और कपड़े पर रखे विशाखा के बालों पर अपने खून की कुछ बूंदें टपका दी। उसने विशाखा के खून और अपने बालों वाले रुमाल की पोटली बनाकर उसे अपने सिरहाने के नीचे रख दिया। जिस कपड़े में उसका खून और विशाखा के बाल थे उसे संभाल कर अपने ड्रॉर में रख दिया। सुबह हुई तो विशाखा कुछ थका थका महसूस करने लगी। सब लोग सुबह बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी विशाखा बोली, मम्मा, आज मनीष आपसे मिलने वाला है, आपको याद है ना? माँ ने कहा, अरे हाँ बेटा,
मुझे याद है, मीनाक्षी ने पूछा। मनीष, ये मनीष कौन है? विशाखा ने कहा, अरे दीदी, मैंने आपको बताया तो था, लगता है आप भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं, अभी वह थोड़ी देर बाद आएगा तो आप उससे मिल लेना। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा नॉक हुआ। विशाखा ने जाकर गेट खोला तो मनीष सामने खड़ा था। वो उसे ड्राइंग रूम में लेकर आई जहां उसकी मां थी। मीनाक्षी भी वहीं पर थी। उसने मनीष को देखा तो उसके मन में विशाखा के लिए जलन और बढ़ गई। विशाखा ने बताया था, मम्मा बेटा, तुम्हारे बारे में मैंने सुना है कि तुम्हारा ट्रांसफर होने वाला है और उससे पहले तुम लोग शादी करना चाहते हो। मनीष ने कहा, हाँ आंटी, मम्मी पापा से भी मैंने इस बारे में बात की है, उनका भी यही कहना है। लेकिन अगर आपको इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मां ने कहा, अरे नहीं बेटा, जब तुम दोनों को ऐतराज नहीं तो मुझे कैसा ऐतराज होगा। पंडित जी से बात करके हम शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। मीनाक्षी ने सोचा, इसकी शादी के लिए यहां पर मुहूर्त निकलवाने की बात की जा रही है, लेकिन मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। पर मैं भी तो इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने दूंगी। अगर कोई चीज मुझे नहीं मिल सकती तो मैं उसे विशाखा को भी नहीं मिलने दूंगी। शादी की बात पक्की हो गई थी, बस अब पंडित जी से शादी का मुहूर्त तय करवाना था। आज रात मीनाक्षी के मन में विशाखा के लिए एक अजीब सी जलन थी। वह अपने कमरे में गई और उसने अपने ड्रॉर में रखी उस पोटली को उठाया जिसमें उसका खून और विशाखा के बाल थे। वह बहाने से विशाखा के कमरे में गई। विशाखा ने कहा, अरे दीदी, आप? मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। आज मन था कि आपके साथ ही सो जाऊं। मनीष के बारे में बहुत सी बातें करनी थी मुझे आपसे। मीनाक्षी ने कहा, बातें तो मुझे भी करनी थी, इसीलिए मैं ही यहां पर आ गई। लेकिन मुझे आज तुम्हारे हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बनाकर ले आओगी क्या? विशाखा ने कहा, क्यों नहीं दीदी, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूं। विशाखा मीनाक्षी के लिए चाय बनाने गई। तभी उसने मौका पाकर उसके पलंग के गद्दे के नीचे उस पोटली को रख दिया। थोड़ी देर बाद विशाखा चाय बनाकर लाई। दोनों ने कुछ देर बात की। मीनाक्षी ने कहा, अच्छा, अब बहुत बातें हो गईं, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम मुझे मेरे कमरे में छोड़कर आ जाओ। विशाखा ने कहा, अरे दीदी, वहां जाने की क्या जरूरत है, आप आज मेरे साथ ही सो जाइए ना। मीनाक्षी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती, और थोड़ी सर्दी लगी है तो तुम्हें भी जुकाम ना हो जाए तो अलग सोना ही बेहतर है। विशाखा ने कहा, ठीक है दीदी। विशाखा मीनाक्षी को उसके कमरे में छोड़ आई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वह वहां से वापस अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही मीनाक्षी ने अपने सिरहाने के नीचे से उस रुमाल की पोटली को निकाला जिसमें विशाखा का खून और मीनाक्षी के सिर के कटे हुए बाल थे। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा और टेबल के ड्रॉर से तंत्र की किताब निकाली। उसने किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्रों को 111 बार पढ़ा, उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और विशाखा का शरीर भी बुरी तरह तड़पने लगा। ऐसा लगा मानो वहां बहुत तेज भूकंप आ गया हो। दोनों के बिस्तर तेजी से हिलने लगे। उसका शरीर इतनी बुरी तरह तड़प रहा था जैसे शरीर से आत्मा निकल रही हो। कुछ देर तक उन दोनों का शरीर बहुत बुरी तरह तड़पा, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। विशाखा ने सोचा, मेरे शरीर को क्या हो गया? मैं मीनाक्षी दीदी के कमरे में क्या कर रही हूं? मैं उठ क्यों नहीं पा रही? और मेरे हाथ में ये क्या है? ये तो मीनाक्षी दीदी का रुमाल है, लेकिन इसके अंदर ये खून और कटे हुए बाल। इससे पहले कि विशाखा को कुछ भी समझ आए और वो चिल्लाना शुरू कर दे, मीनाक्षी ने सोचा, मुझे उसे खत्म करना पड़ेगा। आज से मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में वास करेगी और जीवन के जो सुख तुम भोगने वाली थी, अब वो मेरे होंगे। मीनाक्षी ने तंत्र विद्या से अपनी बहन की आत्मा से अपनी आत्मा की अदला बदली कर ली। उसकी बहन की आत्मा अब उसके अपाहिज शरीर में थी। वो उठी और अपने कमरे की तरफ गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गई। विशाखा ने सोचा, यह सब क्या हो रहा है? मेरे सामने मेरा शरीर कैसे चलकर आ सकता है? कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही? मीनाक्षी ने कहा, नहीं मेरी प्यारी बहन, तुम कोई बुरा सपना नहीं देख रही। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो, क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। विशाखा ने कहा, क्या? ये सब क्या हो रहा है? मीनाक्षी ने कहा, मैंने तुमसे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछी थी, लेकिन तुमने नहीं बताई। तो कोई बात नहीं, आखिरी इच्छा पूरी किए बिना ही तुम्हें अलविदा। मीनाक्षी ने पहले से ही अपने कमरे में एक खुली वायर छोड़ी थी। उसने अपने शरीर को करंट दिया और कुछ ही देर में उसका शरीर एक मुर्दा शरीर बन गया। उसने सोचा, सबको लगेगा कि मीनाक्षी तो चल बसी,
कभी कोई समझ नहीं पाएगा कि मीनाक्षी तो जिंदा है और जो मर गई है वो विशाखा है। ये आत्मा और आत्मा का खेल खेलने में बहुत मजा आएगा। उसने अपने मृत शरीर के हाथ से वह रुमाल की पोटली ली और विशाखा के कमरे में चली गई। विशाखा के कमरे में जाकर आज उसी के रूप में वह आराम से सो गई। सुबह जब उसकी मां मीनाक्षी के कमरे में उसे उठाने गई तो उसकी चीख निकल गई। मीनाक्षी के जल बसने की खबर ने उन्हें बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। मीनाक्षी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। पंडित जी ने उसकी अस्थियों को उन्हें दे दिया। विशाखा ने कहा, आप इन अस्थियों को मुझे दे दो मां, मैं गंगा जी जाकर इन्हें खुद प्रवाहित करके आऊंगी। विशाखा ने मीनाक्षी की अस्थियों को अपनी मां से ले लिया, लेकिन उसने उन्हें गंगा जी में प्रवाहित नहीं किया, बल्कि विशाखा के कमरे की अलमारी के पीछे संभाल कर रख दिया। उसने सोचा, तेरी अस्थियों को प्रवाहित कर दिया तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मैं तो तुझे अपनी कैद में रखना चाहती हूं। तेरी मुक्ति मैं कभी नहीं होने दूंगी। मेरी प्यारी बहन, सबको लगता है कि मीनाक्षी जल बसी है, लेकिन विशाखा के शरीर में रहकर मीनाक्षी अपनी हर इच्छा पूरी कर रही थी। और आज तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने वाली थी। वो थी उसकी शादी की इच्छा। मनीष को लग रहा था कि वह अपने कॉलेज के प्यार विशाखा से शादी कर रहा है, पर यह तो सिर्फ शरीर विशाखा का है, मगर आत्मा मीनाक्षी की। उन दोनों की शादी हुई और शादी को कुछ समय बीता। मनीष ने कहा, पता नहीं विशाखा, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम बहुत बदली बदली सी लग रही हो। तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह हो गया है। बहन का मतलब मीनाक्षी दीदी की तरह। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।